हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। फर्दर इस चैप्टर के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो जो बचा हुआ है उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम बात कर चुके थे कि बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में। तो हमने बात करी थी बर्थ कंट्रोल के कई सारे मेथड थे, जिसमें से पहला मेथड जो हम देख रहे थे वो कौन से थे, हमारे टेम्परेरी मेथड्स देख रहे थे। टेम्परेरी मेथड्स में कई सारे टाइप्स थे, जिसमें से हम 3 देख चुके थे। सबसे पहला नेचुरल मेथड, सेकंड जो हमने देखा था दैट इज़ हमारे बैरियर मेथड, थर्ड हमने देखे थे कौन से, केमिकल मेथड्स। ठीक है, अब फोर्थ जो है दैट इज़ हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नाउ व्हाट इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? तो सीधा सीधा याद रखिएगा, ऐसी डिवाइस जिनको हम कहाँ पर फिट करेंगे, यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस में जब इंसर्ट करेंगे तो एक्सपर्ट या डॉक्टर्स या नर्सेस की हेल्प के थ्रू कहाँ पर, यूट्रस में, किससे होते हुए, वेजाइना से होते हुए। ठीक है, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये डिवाइसेस जो हैं ये क्या काम करेंगी वो पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बर्थ कंट्रोलिंग मेथड जो यूज़ में लिया जाता है दैट इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। मोस्टली इंडिया में जो यूज़ में लिया जाता है दैट इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, अब कौन सा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है वो अभी हम बात करेंगे। वो पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है मेजरली वो 3 टाइप्स की होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। अब देखिए, क्वेश्चन जो नीट में जो 100% जो उठता है वो ये होते हैं इनके एग्जाम्पल। तो बेटा जी याद रखना, नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है लिपिस लूप। कॉपर रिलीजिंग के 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग के 2 एग्जाम्पल है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ठीक है, तो मेजरली मल्टी लोड 375 और LNG-20 इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखना, मल्टी लोड 375 किसका एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग का, और LNG किसका एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग का। सिंपल सा था। अब तीनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड। देखिए, ये जो होती है नॉन मेडिकेटेड जो हमारी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, ये सिंपल हमारी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, और ये यूट्रस में जब इंसर्ट की जाती है तो ये क्या काम करती है, ध्यान से सुनना, ये यूट्रस की वॉल को स्टिमुलेट करती है, जिससे यूट्रस के अंदर सेल्स जो होती है, कौन सी, फैगोसिटिक सेल्स, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। अब इमेजिन करिए यूट्रस के थ्रू अगर स्पर्म जाएगा तो वो जो फैगोसाइटिक सेल्स थी किसकी, यूट्रस की, वो क्या काम करेंगी, उन स्पर्म्स को क्या कर देंगी, फैगोसाइटोसिस कर देंगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेडिकेटेड एक तरीके से स्पर्मिसाइडल की तरह काम कर रही हैं, खुद कुछ काम नहीं कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं किसको, आपके यूट्रस को, ताकि यूट्रस के अंदर फैगोसिटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए, और अगर स्पर्म्स आएंगे तो वो फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो स्पर्म को क्या कर देंगी, फैगोसाइटोसिस कर देंगी, उन्हें ख़त्म कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, कॉपर रिलीजिंग। अब कॉपर रिलीजिंग और नॉन लिपिस लूप में फ़र्क क्या था, लाइपिस लूप किसकी बनी हुई थी, कॉपर की, जबकि कॉपर रिलीजिंग जो होंगी वो सारी की सारी किससे बनी होंगी, कॉपर मेटल की बनी होंगी, जो क्या रिलीज़ कर रही हैं, कॉपर विच इज़ टॉक्सिक। जो कैसा होता है, टॉक्सिक किसके लिए, याद रखिएगा, स्पर्म के लिए। अब कॉपर अगर टॉक्सिक होता है तो वो कॉपर कहीं ना कहीं स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और धीरे धीरे स्पर्म जो होएगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स कॉपर रिलीजिंग भी किसकी तरह काम कर रहा है, एक स्पर्मिसाइडल की तरह वर्क कर रहा है, यानी दोनों स्पर्मिसाइडल की तरह वर्क कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो इन दोनों से थोड़ी सी अलग है। ये दोनों स्पर्मिसाइडल की तरह काम कर रही थी, स्पर्म को मार रही थी एक तरीके से। हार्मोन रिलीजिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगी। देखिएगा, हार्मोन रिलीजिंग जो होती हैं, आईयूडीज जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, और ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनना। ये हार्मोन्स 2 तरीके से काम करते हैं, या तो ओव्यूलेशन को होने से रोकेंगे, पहला। दूसरा, ये यूट्रस के अंदर ये यूट्रस की लाइनिंग्स जो होती हैं उनको इम्प्रॉपर कर देते हैं, यानी उनका एनवायरमेंटल चेंज कर देते हैं किसकी, यूट्रस की वॉल्स का, ताकि वहाँ पर क्या ना हो सके, इम्प्लांटेशन। दूसरा, और तीसरा ये क्या काम करते हैं, ये सर्विक्स रीजन जो होता है वहाँ पर जो म्यूकस प्लग जो होती है उसको थिक कर देते हैं। कौन, आपके हार्मोन्स, जिससे म्यूकस अगर थिक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं स्पर्म का जो पाथवे होएगा वो
फॉलो नहीं कर पाएंगे क्या स्पर्म्स, क्योंकि आगे कैसा पाथवे मिल रहा है स्पर्म्स को, बहुत थिक म्यूकस मिल रहा है जिससे वो पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो हार्मोन रिलीजिंग 3 तरीके से काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? एक तो ओव्यूलेशन को होने से रोक रही है। दूसरा क्या काम कर रही है? इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रही। क्यों? क्योंकि यूट्रस जो है उसकी एंडोमेट्रियम को कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या लेकर आ रही है? चेंजेस लेकर आ रही है किसमें? एंडोमेट्रियम में, ताकि उसमें क्या नहीं होएगा? इम्प्लांटेशन। और तीसरा का काम क्या करेगी? सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसको थिक कर देगी ताकि किसका पाथवे रुक जाए? स्पर्म्स का। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप्स की क्या देखी आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज 5th टाइप ऑफ मैं बोलूँगा आपका टेम्परेरी मेथड, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी ऐसी पिल्स, ऐसी गोलियाँ जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, यानी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होने नहीं दे रही हैं। ठीक है, अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी ओरली ली जाएंगी। पिल्स हैं यानी गोलियां हैं। अब इन गोलियों के अंदर, इन पिल्स के अंदर है क्या? तो ध्यान से सुनना, इन पिल्स के अंदर हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? ध्यान से सुनना, एक है प्रोजेस्टिन, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज एस्ट्रोजन। अब बात आ रही है, ये जो पिल्स हैं ये 2 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड कंबाइंड पिल्स एंड वन इज कॉल्ड मिनी पिल्स। ठीक है, अब कंबाइंड पिल्स के अंदर ये दोनों का मिक्सचर होएगा, किसका? प्रोजेस्टिन का और एस्ट्रोजन का। जबकि मिनी पिल के अंदर केवल और केवल क्या होएगा? प्रोजेस्टिन होएगा, एस्ट्रोजन नहीं होएगा। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये लेनी कैसे कैसे होती है याद रखिएगा। ओरली लेनी है 21 डेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम 5th to 25th डे तक। यानी जो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 5th डे से लेकर 25th डे तक क्या लेनी होगी? लगातार क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी टोटल कितने दिन तक लेनी होती है? 21 डेज तक। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्या काम करती हैं पिल्स? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यहाँ पर देखिएगा आपको फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये पिल्स आपके 4 तरीके से काम कर रही हैं। 3 मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे। क्या? ओव्यूलेशन को होने से रोकेंगी, पहला। यूट्राइन एंडोमेट्रियम का ऑल्ट्रेशन कर देंगी, कुछ इस तरीके से चेंज लेकर आएंगी किसकी? यूट्रस की एंडोमेट्रियम में, जो अनसूटेबल हो जाएगा किस चीज़ के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। तीसरा, कहीं ना कहीं सर्विक्स के अंदर म्यूकस जो होगी उसको इतना गाढ़ा, इतना थिक कर देगी जिससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा किसका? स्पर्म्स का। और 4th फंक्शन जो ये करेगी, क्या करेगी? देखिए, ये 4th फंक्शन इसका थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगी। किसकी तरह मिक्सिंग हो जाएगी? देखिए, वहाँ पर हमने कॉपर टी में जो कॉपर जो था कहीं ना कहीं वो स्पर्म की मोटिलिटी को रोक रहा था ना। अब यहाँ पर चौथा फंक्शन आ गया। क्या? यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये एक 4th फंक्शन कर रही है, ये भी मोटिलिटी को क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही हैं। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन है किसके? याद रखिएगा, आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये 2 तरह के, वन इज कॉल्ड कंबाइंड पिल्स एंड अदर इज कॉल्ड मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स मैंने आपको बताया जिसमें दोनों मिलेंगे, कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। जबकि आपकी मिनी पिल्स जो होंगी आपको सीधा याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़, कंबाइंड पिल का एग्जाम्पल आपने याद रखना है, माला डी एंड माला एन। देखिए, ये बीच की मैं कई सारी चीज़ें हैं इनको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंड पिल जो है, ध्यान से सुनना, उसके एग्जाम्पल आपने याद रखना है, माला डी और माला एन। कंबाइंड पिल क्या थी? जिसमें दोनों का मिक्सचर होएगा, किसका? एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टिन का। वाइल मिनी पिल्स जो है, देखिएगा कौन सी? मिनी पिल्स जो है ये वो पिल्स हैं जिसके अंदर केवल और केवल कौन मिलेगा? प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन नहीं होगा। जिसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? सहेली, जो कहाँ पर डेवलप की गई थी? मैंने आपको पहले भी बताया था, कहाँ? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, याद रखिएगा। सहेली वॉज डिजाइंड और फॉर्म्ड एट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, जो एक तरह की कैसी पिल है? मिनी पिल है, जिसमें केवल और केवल कौन है? प्रोजेस्टिन है, एस्ट्रोजन नहीं है। तो ये हमने किसकी बात कर ली बेटा जी? याद रखिएगा, हमारे किसकी? हमारे मिनी पिल्स की। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद जो आ रहा है दैट इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, डीपो-प्रोवेरा। अब क्या है? सिंपल सा, इसमें ज़्यादा ये कुछ मत पड़िएगा, ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको इतना नहीं डीप में जाना है। आपने जो चीज़ जो है, जो सीधी याद रखनी है वो ये कि क्या है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब, कहीं ना कहीं हम इंजेक्शंस लेंगे और उन इंजेक्शंस के अंदर हम हॉर्मोन्स को डाल देंगे।
आर्टिफिशियल हार्मोन्स को, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल हार्मोन जो होएगा वो मेनली कौन सा होएगा, आपका प्रोजेस्टिन होएगा, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल हार्मोन प्रोजेस्टिन है उसको हम सीधा इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे, किसमें, बॉडी में। सच मेथड इज कॉल्ड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी इंजेक्टेबल और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में मात्र इतना सा डिफरेंस था कि वो ओरली ली जा रही थी और इसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब आइएगा 7th, दैट इज आपका इम्प्लांट। अब इम्प्लांट के इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर आपको 6 माचिस की तीली आपको दिखाई दे रही होगी मैच बॉक्स के अंदर, जो हमारी जो तीली होती हैं, ठीक है, उन कैप्सूल के साइज़ की माचिस की तीली, 6 माचिस की तीली साइज़ की क्या 6 कैप्सूल हैं जिनको एक फीमेल की आर्म के नीचे स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके का इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है, आपका नॉर प्लांट्स कहलाते हैं। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर प्लांट, जिसमें क्या होता है, याद रखिएगा, केवल और केवल क्या भरा होता है, प्रोजेस्टिन। यानी ऊपर से नीचे अभी तक हमने जो जितना पढ़ा उसमें हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो थी वो भी क्या कर रही थी, हार्मोन रिलीज कर रही थी। इंजेक्शन में हमने क्या डाला था, हार्मोन डाला था। और यहाँ पर इम्प्लांट में जो हम इम्प्लांट कर रहे हैं, ये जो कैप्सूल, उनके अंदर भी क्या भरे पड़े हैं, आपके हार्मोन भरे पड़े हैं। तो फंक्शन वही है, बस आपका नज़रिया जो है लगाने का वो अलग अलग हो जाएगा। एक में हम इम्प्लांट कर रहे हैं, एक में हम डिवाइस लगा रहे हैं, और एक में हमने क्या किया था, इंजेक्शन के थ्रू हमने डायरेक्टली क्या डाला था, हार्मोन्स डाले थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक लाइन आपने ज़रूर याद रखनी कि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है जो लगभग 3 से 5 साल तक वैलिड रहता है, यानी 3 to 5 ईयर्स तक बर्थ कंट्रोल रहेगी, किसमें, फीमेल में, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, इससे क्वेश्चन उठता है नीट में, क्या, एवरेज फेलियर रेट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम 100 वुमेन्स पे ट्राई कर रहे हैं इन मेथड्स को, तो इनमें से कितने मेथड जो हैं वो फेल हो रहे हैं इन 100 वुमेन्स में। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर नेचुरल मेथड के आगे देखिए कितना लिखा है, 20 to 30। यानी मीनिंग क्या है, 100 वुमेन्स ने जब नेचुरल मेथड्स को, या मैं बोलूँगा 100 कपल्स ने जब नेचुरल मेथड को यूज़ में लिया, तो 20 to 30 कपल्स ऐसे थे जिसमें फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। यानी फेलियर रेट कितना हो गया, 20 to 30%। कॉइटस इंटरप्टस से कितना हुआ, स्पेसिफिकली 23%। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव से कितना हो गया, 20%। बैरियर मेथड से 10 to 15%। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से 2 to 3%। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस से 6%। और इम्प्लांटेड, मैंने आपको बोला था सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था आपका, इम्प्लांटेशन वाला, जिसमें कितना है, लेस देन 1%, ठीक है। तो ये फेलियर रेट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, सो ये हमारे सारे के सारे जो मेथड्स थे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे कौन से मेथड थे, हमारे टेम्परेरी मेथड थे जो टेम्परेरीली बर्थ को कंट्रोल करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट मेथड की, जिसमें हमने परमानेंटली क्या कर दिया है, सर्जिकली हमने मेल और फीमेल के अंदर कुछ इस तरीके से सर्जरी करी है कि अब वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, यानी उनके प्रोजेनी नहीं क्रिएट हो पाएगी, क्योंकि हमने उनके अंदर स्टेराइल कंडीशन ला दी है, ठीक है, सर्जिकली। तो इट इज़, सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। ये कैसे प्रोसीजर होते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होते हैं जो परमानेंटली मेल और फीमेल के अंदर क्या लेकर आ रहे हैं, स्टरलाइजेशन लेकर आ रहे हैं। अब आप जानते हैं वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, आप सभी ने नाम सुना है। वेसेक्टॉमी क्या है बेटा जी, सीधा सीधा याद रखिएगा, क्या, एक ऐसा मेथड जिसमें कहीं ना कहीं हम वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करते हैं, टाइट करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्पर्म का फ्लो नहीं होएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, देखिएगा इस डायग्राम में, ये वास डिफरेंस थी, ठीक है। अब अगर वास डिफरेंस को काट के बांध दिया, तो अब आप मुझे बताएं, वास डिफरेंस सीमन लेकर आती है कि स्पर्म लेकर आती है। हम जानते हैं वास डिफरेंस क्या लेकर आ रही है, स्पर्म। जब ये स्पर्म यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएंगी, तब वहाँ पर सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन से क्या बनेगा, एक फ्लूइड बनेगा जिसका नाम क्या है, सीमन, जिसके अंदर क्या पोर करती जाएंगे, स्पर्म। अब इमेजिन करें, जब आपने इस पाथ को
रोक दिया, काट दिया, तो यहाँ से स्पर्म नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीमन तो बनेगा ना। तब आप ज़रा सोचिए, कहीं ना कहीं अगर किसी मेल के अंदर अगर वेसेक्टॉमी कर दी जाए तो क्या वो सीमन रिलीज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन उस सीमन में क्या प्रेजेंट नहीं होंगे? स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कि वेसेक्टॉमी क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ट्यूबेक्टॉमी किस में होता है? सीधा सीधा याद रखना है, फीमेल्स में। फीमेल्स में हम क्या करेंगे? ये जो आपको दिख रही है कौन? फैलोपियन ट्यूब। देखिएगा क्या दिख रही है बेटा जी? यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब दिख रही है। ये फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस पार्ट था ये वाला, जिसको हमने क्या कर दिया है? काट दिया है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से कौन आते थे? स्पर्म आते थे, और यहाँ से कौन आकर बैठता है एम्प्यूला में? आपका कौन? ओवा। स्पर्म आ नहीं पाएंगे और ओवा फर्टिलाइज्ड हो नहीं पाएगा, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। सो ट्यूबेक्टॉमी में क्या कर रहे हैं हम? देखिए, नाम याद ना रहे तो ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब आ रहा है यानी फैलोपियन ट्यूब। वेसेक्टॉमी में वैस वर्ड आ रहा था यानी वास डिफरेंस। ठीक है, उस तरीके से याद रखिएगा, सिंपल सा याद हो जाएगा। तो ये हमारी क्या थी बेटा जी? ट्यूबेक्टॉमी। और इससे पहले वाला क्या था हमारा? वेसेक्टॉमी। बच्चों दोनों के अंदर बीच में डिफरेंस फटाफट देख लीजिए। वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में ये भी एक स्टरलाइजेशन टेक्निक है, ये भी स्टरलाइजेशन टेक्निक है, बट वेसेक्टॉमी इज़ फॉर मेल्स, ट्यूबेक्टॉमी इज़ फॉर फीमेल्स। यहाँ पर हम वासा डिफरेंशिया को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। यहाँ पर हम फैलोपियन ट्यूब को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर स्पर्म का पैसेज जो है वो रुक जाएगा और यहाँ पे ओवा का जो पैसेज है वो भी रुक जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था किसके बीच में? वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेटा जी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एबॉर्शन। ठीक है, अब देखिए एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सीधा मीनिंग क्या था कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, और उसका जो फीटस जो है, उस फीमेल का जो फीटस है या उसका जो एम्ब्रियो है, या तो वो एबनॉर्मल है, पहला केस, ठीक है, या वो फीमेल नहीं चाहती कि वो उस बच्चे को जन्म दे, यानी वो प्रेगनेंसी को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो मेनली ये दो रीज़न की वजह से हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा किसको? प्रेगनेंसी को। ठीक है, हाउएवर इंडिया में एक केस और नज़र में आता है, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर अर्ली पता लग जाता है क्या कि प्रेगनेंसी में जो फीटस जो है दैट इज़ फीमेल, तो कहीं ना कहीं उस केसेस में भी क्या होते हैं? एबॉर्शन होते हैं, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट्स ने कहीं ना कहीं कुछ रूल्स, कुछ एक्ट्स डिसाइड किए हैं। ठीक है, ये समझने से पहले ये देखते हैं क्या पूरे वर्ल्ड में लगभग 20% हर ईयर प्रेगनेंसी जो है उसको क्या किया जाता है? अबॉर्ट किया जाता है। 20% यानी लगभग कितना? 40 to 50 मिलियन पर ईयर क्या हो रही है? एमटीपीज हो रही है। ठीक है, जिसके कारण पॉपुलेशन पर कहीं ना कहीं क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। क्या? पॉपुलेशन की रेट जो है वो कम हो रही है। सोचिए अगर एमटीपी नहीं की जाती तो 40 to 50 मिलियंस और कहीं ना कहीं बच्चे पैदा होते या नहीं होते। ठीक है, तो एमटीपी कहीं ना कहीं रोक रही है किस चीज़ को? पॉपुलेशन को। तो क्या हम ये बोलेंगे कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो एमटीपी करते रहेंगे क्या? नहीं नहीं, एमटीपी किस केसेस के लिए की जा रही है मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिकली कौन से केसेस में, जिसमें कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, दूसरा केस जो बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या ये एमटीपी पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज़ में वैलिड होती है? मैं बोलूँगा नहीं, हर कंट्रीज़ में ये वैलिड नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ के कारण इसको अप्लाई नहीं किया जाता। हालांकि इंडिया में ये अप्लाई की जा रही है। और ये कब स्टार्ट हुआ? तो ध्यान से सुनना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में एक एक्ट प्रोड्यूस किया गया था, एक्ट बनाया गया था, कौन सा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कब आया था? 1971 में। बच्चा भूलना मत, कब आया था? 1971 में। और इसका अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में। ये ज़रूर याद रखना, अमेंडमेंट का मतलब इस एक्ट में मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। अब ये एक्ट क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर एमटीपी कब की जाएगी? जब अननेचुरल मैटरनल डेथ ड्यू टू अनसेफ एबॉर्शंस जो होंगे उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? आपका प्रेगनेंसी एमटीपी की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा
अब देखिए ये एमटीपी कब की जाती है, तो बेसिकली बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है यानी 12 वीक का, यानी स्टार्टिंग के जो 3 मंथ का जो पीरियड जो है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, देखिए प्रेगनेंसी कितने ट्राइमेस्टर की होती है, 3। स्टार्टिंग का 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन लास्ट वाले 3 मंथ कौन सा हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक का जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होएगा उसमें सेफ पीरियड होएगा किस चीज़ के लिए, एबॉर्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अप टू कितने लिमिट तक ये की जा सकती है, तो याद रखना अप टू 20 वीक्स तक की जा सकती है, यानी 4th to 5th मंथ तक ये होएगी। उसके बाद ये हाईली रिस्की हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन जो होता है वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि ब्लड कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है किसके बीच में, मदर और बच्चे के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको अभी अभी बोला था कि कहीं ना कहीं ये एमटीपीज जो होती हैं ये इंडिया में स्पेसिफिकली कब की जा रही थी, जब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है किसका, फीटस का, कि उसका सेक्स क्या है। तो मेजरली फीमेल फॉइटिसाइड्स जो हो रहा था इंडिया में, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा था, आपका एबॉर्शन हो रहा था। फीमेल फॉइटिसाइड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ लेकर आई, उसका नाम था प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, ठीक है, जो कब आया था 2003 में, ठीक है। ये एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी डॉक्टर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करता है तो उसको सज़ा होएगी, ठीक है। उसकी जो उसका जो डिग्री है, या हम बोलेंगे उसकी जो क्लिनिक का जो ऑथराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक एक्ट आया था जो रोक रहा है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो आपने सीधा सीधा याद रखना है वो डिजीज़ जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में अगर जाएगी, यानी एक सेक्स से दूसरे सेक्स में अगर जा रही है, सच डिजीजेज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन डिजीज़ के, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बेटा जी, फर्स्ट डिजीज़ जो दे रखी है दैट इज़ गोनोरिया, ठीक है। ये जो डिजीज़ है ये एक बैक्टीरिया से हो रही है जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है, आपने सीधा सीधा याद रखना है, कहीं ना कहीं जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, कौन सा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी वो ट्रैक्ट जहाँ से यूरिन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है। अब आप जानते हैं मेल्स के अंदर ये ट्रैक्ट कॉमन होता है जबकि फीमेल्स के अंदर ये सेपरेट होता है। तो हम यहाँ पर उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि सेपरेटेड पाथ में होगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोनों मेल्स और फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट अगर कॉमन है तो मेल, अगर सेपरेट है तो फीमेल, दोनों के अंदर ये ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस जो होएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होएगी वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेट हो जाएगी इस बैक्टीरिया से, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज रिलीज्ड होएगा जो बहुत ही जिसके कारण कहीं ना कहीं यूरिनेशन जो होएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। अब चिल्ड्रन बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर ऑफन सफ़र आई इन्फेक्शन, ठीक है। अब वो बच्चे जो, ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को ये बीमारी होती है, कौन सी, गोनोरिया, ठीक है, उस प्रेग्नेंट लेडी से जो बच्चा बॉर्न होएगा उसके अंदर आँखों का क्या होएगा, इन्फेक्शन होएगा, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो सर्विक्स की तरफ उसका हेड होता है और ये बैक्टीरिया जो होता है वहाँ पर जाकर उस बच्चे की आँखों को क्या करेगा, इन्फ्लामेट कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं आँखें क्या हो जाएंगी, इन्फेक्टेड हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट केस था बेटा जी, आप याद रखना कौन सा, गोनोरिया। नेक्स्ट सेकंड डिजीज़ देखिएगा कौन सी है, सिफिलिस। ये भी एक बैक्टीरिया से हो रही है जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। अब ये ट्रिपोनीमा पैलिडम से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जेनाइटल ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्रिएट हो रहे हैं, सोर्स और लीजन्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप बोलेंगे घाव, छाले टाइप के क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ पर, जेनाइटल ट्रैक्ट पर, जिससे बर्निंग सेंसेशन फील होएगा जब क्या किया जाएगा, यूरिनेशन किया जाएगा। बाद में देखिए स्टार्टिंग में ये जो सोर्स जो थे, ये जो छाले जो थे, पहले तो जेनिटल ट्रैक्ट में हो रहे थे, बाद में ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे, माउथ में भी पहुँच जाएंगे। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत ही क्या हो जाएगी, लेथार्जिक ये बहुत ही ज़्यादा क्या ऐसी हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिजीज़ देखिएगा, ट्राइकोमोनिएसिस, जो किससे हो रही है, ट्राइकोमोनास, जो एक प्रोटोजोआ है, जो एक प्रोटिस्टन है, ठीक है।
सीधा सिम्टम याद रखना, अगर ये प्रोटोजोआ इन्फेक्ट करेगा तो वेजाइनल इरिटेशन होएगा, इचिंग होएगी और डिस्चार्ज होएगा। इट मीन्स ये वाला प्रोटोजोआ मेनली किसको इन्फ्लामेट कर रहा है? फीमेल्स को, क्योंकि वेजाइनल इरिटेशन, इचिंग और डिस्चार्ज जो होता है वो किस में हो रहा है? फीमेल्स में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कौन सी है? एड्स, आप सभी ने नाम सुना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन से वायरस से होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन सा? HIV, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? वीक कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमें इन्फ्लामेट करते हैं। सो एड्स इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिंड्रोम। सो आप पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंड्रोम एंड इज डिजीज? तो सीधा सीधा याद रखना, सिंड्रोम इज ए कंडीशन विच इज एक्वायर्ड बाय वेरियस डिजीजेज। यानी सिंड्रोम एक कंडीशन है जो कब पैदा होती है? जब कई सारी डिजीजेज बॉडी को घेर लेती हैं या बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो याद रखना, एड्स के केस में जब इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के अंदर आएंगे और हमारी बॉडी को इन्फ्लामेट करेंगे। उस कंडीशन को उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? सिंड्रोम या एड्स बोल रहे हैं। ठीक है, सो याद रखना, एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कहीं ना कहीं आप जानते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज इनफर्टिलिटी। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ड हैं। व्हाट इज फर्स्ट इज इनफर्टिलिटी, सेकंड इज स्टर्लिटी एंड थर्ड इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब है कि एक मेल और एक फीमेल अगर फर्टाइल हैं, यानी वो ऑप्टिमम अमाउंट में यानी नॉर्मल अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गैमेट्स। जैसे मैं बोलूँ एक मेल अगर फर्टाइल है, इट मीन्स जब वो एक इजैक्यूलेशन में सीमन रिलीज करता है तो उस सीमन के अंदर अराउंड 200 to 300 मिलियंस क्या होते हैं? स्पर्म। ठीक है, अगर वो फर्टाइल है तो। अब मैंने बोला स्टेराइल है, इट मीन्स सीमन में 0 क्या होंगे? स्पर्म। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टर्लिटी। अब तीसरा वर्ड है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सीमन के अंदर स्पर्म तो होंगे, लेकिन उन स्पर्म काउंट जो होएगा, स्पर्म की नंबर जो होगी वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी जो है उसमें गैमेट्स तो बन रहे हैं बट बहुत लो अमाउंट में बन रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। क्लियर है ये वाली चीज़? मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। अब ये 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो पेरेंट्स है वो पहले जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो हैं जब फर्स्ट टाइम में ही अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे को, इट मीन्स दे आर प्राइमरी इनफर्टाइल। सेकेंडरी इनफर्टाइल का मतलब ये है कि वो पेशेंट जो पहले से बच्चा प्रोड्यूस कर चुके थे, कंसीव्ड कर चुके थे, लेकिन सेकेंड टाइम वो क्या हो गए हैं? इनफर्टाइल हो गए। दैट इनफर्टिलिटी इज कॉल्ड सेकेंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर इनफर्टिलिटी किस में आ रही है? दोनों में आ रही है, मेल्स और फीमेल्स में। ठीक है, तो मेल्स में जो इनफर्टिलिटी जो आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हमने बोला कि नॉर्मली देखिए यहाँ पर नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है दैट इज 200 to 300 मिलियंस क्या होते हैं? एक इजैक्यूलेशन में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। और एक इजैक्यूलेशन जो होता है दैट इज ऑफ अबाउट 2.5 ml to 5 ml, यानी 2.5 ml से 5 ml का जो सीमन जो होएगा पर इजैक्यूलेशन में जो रिलीज होएगा उसमें लगभग 200 to 300 मिलियन क्या होंगे? स्पर्म्स होंगे। लेकिन अगर ये कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब बेटा जी यहाँ पर है ना कुछ टर्म्स हैं, उनको आपने याद रखना है। सबसे पहले ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपसे बोला कि सीमन के अंदर स्पर्म 0 हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टर्लिटी। और इनफर्टिलिटी आपको समझ में आ गया होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टर्लिटी। तो याद रखना, स्टर्लिटी में सीमन के अंदर अगर 0 स्पर्म होते हैं यानी स्पर्म नहीं होते, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। याद रखना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। लेकिन अब मैंने बोला क्या इनफर्टिलिटी है, यानी स्पर्म की नंबर तो होएगी लेकिन बहुत कम होएगी, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। सो एजोस्पर्मिया इज रिलेटेड टू स्टर्लिटी एंड ओलिगोस्पर्मिया इज रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब हमने बोला इनफर्टिलिटी में या तो स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। या स्पर्म की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी। अब देखिए, स्पर्म की अगर स्ट्रक्चर खराब हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है टेराटोजूस्पर्मिया। याद रखना, क्या बोलते हैं हम? टेराटोजूस्पर्मिया।
और अगर स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो गड़बड़ा जाती है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एस्थीनोजूस्पर्मिया। तो इनफर्टिलिटी के रिस्पेक्ट में 3 वर्ड आ रहे हैं, ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म की नंबर कम हो गई है, एस्थीनोजूस्पर्मिया यानी स्पर्म की मोटिलिटी में चेंज आ गया है, टेराटोजूस्पर्मिया यानी स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। सो दिस इज द इनफर्टिलिटी ऑफ मेल्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स की। तो बेटा जी याद रखना इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है, ठीक है, या ओवा जो लिबरेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं फॉलिकल से बाहर ही नहीं आ पा रहा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, कहीं ना कहीं अगर फॉलिकल से बाहर आ भी गया तो कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब उसको कैच नहीं कर पा रही है। यूट्रस जो है उसकी कैनाल जो है वो बहुत क्या हो गई है, वीक हो गई है, बहुत ही एक नैरो हो गई है जिससे स्पर्म नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है उसमें डिफेक्ट आ गया है, सर्विक्स जो है उसमें डिफेक्ट आ गया है, वेजाइनल जो है ग्रोथ कुछ इस तरीके से हो रही है कि कहीं ना कहीं स्पर्म को वो आगे जाने नहीं दे रही है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके कारण इनफर्टिलिटी आ रही है किसमें, फीमेल्स में, ये आपने याद रखना है। अब देखिए इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक टेक्निक सामने आई, दैट इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART, यानी वो टेक्निक जिससे एक कपल जो कैसा था, इनफर्टाइल था, जिसको क्या नहीं हो पा रहा था, बेबी नहीं हो पा रहा था, तो कुछ टेक्निक्स ऐसी साइंस में डेवलप हुई, साइंटिस्ट लेकर आए वो टेक्निक जिनसे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उन इनफर्टाइल कपल को क्या कर देंगे, फर्टाइल नहीं करेंगे, हम ये बोल रहे हैं उनको हम फर्टाइल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बोलेंगे कुछ ऐसी टेक्निक जिससे उनकी क्या हो सके, बेबी हो सके, दैट दोज टेक्निक्स आर कॉल्ड ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब बात आ रही है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला था, अभी मैंने बोला कि वो टेक्निक जिससे कहीं ना कहीं फर्टिलिटी नहीं आ रही, हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक जिनसे किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इनफर्टाइल कपल जिनके बच्चा नहीं हो सकता था अब उनके क्या हो रहा है, बेबी हो रहा है, ठीक है। सो लगभग 20 डिकेड्स पहले यानी लगभग 20 साल पहले ART जो माना जाता था वो सिर्फ एक ही टेक्निक होती थी, कौन सी, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं, किसके अंदर देखिए लिखा हुआ है, टुडे ART रेफर्स नॉट ओनली टू IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को इंक्लूड किया जाता था पहले, लेकिन अब सिर्फ IVF को इंक्लूड नहीं किया जाता ART में, बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं किसके अंडर में, ART के अंदर में। लेकिन हमारे कोर्स में IVF जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ IVF। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं ध्यान से IVF क्या है। तो देखिए IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हम सीधा सीधा बोलेंगे कि वो कपल जो इनफर्टाइल है, हम क्या करते हैं, डोनर्स लेते हैं, एक फीमेल डोनर लेंगे, एक मेल डोनर लेंगे, और दोनों से क्या कलेक्ट करेंगे, गैमेट्स कलेक्ट करेंगे। उन गैमेट्स को कहीं ना कहीं एक टेस्ट ट्यूब में लाएंगे और टेस्ट ट्यूब में कहीं ना कहीं क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सारी सूटेबल कंडीशंस देंगे जो कहीं ना कहीं फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। तो वो सारी कंडीशंस देने के बाद में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो जायगोट जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अंदर, एक मदर के अंदर, दैट मदर इज़ कॉल्ड सरोगेट मदर। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा ये टेस्ट ट्यूब जो होती है, ये IVF जो होती है, 2 तरह की होती है, वन इज़ कॉल्ड ZIFT एंड वन इज़ कॉल्ड IUT। व्हाट इज़ ZIFT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बोर्ड के रिस्पेक्ट में। ZIFT इज़ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा याद रखिएगा, वो जो जाइगोट जो टेस्ट ट्यूब में बना था, ठीक है, या तो उस जाइगोट को या उस जाइगोट से अप टू 8 ब्लास्टोमियर जो बनी थी उतने तक की स्टेज को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सरोगेट मदर के किसमें, फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं देन दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड ZIFT यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा
की स्टेज किस में आ गई है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गई है, तो उस कंडीशन में हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं, उस कंडीशन में मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तक की जो स्टेज है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, यूट्रस में। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, यानी इसमें जब ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगी तो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस में। जब जाइगोट यानी एक सेल से लेकर 8 सेल्स ब्लास्टोमियर तक की जो स्टेज है उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे थे, फैलोपियन ट्यूब में। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ IVF। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज़, ध्यान से सुनिएगा, GIFT। अब GIFT में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम एक डोनर से, एक फीमेल डोनर से क्या कलेक्ट किया, हमने ओवम कलेक्ट किया, ठीक है, और उस ओवम को किसके अंदर डाल दिया, उस मदर के अंदर डाल दिया था, जिसके अंदर ओवम तो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसकी फैलोपियन ट्यूब में कंडीशंस कैसी थी, सूटेबल थी फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी एक फीमेल जिसकी ओवरी तो ख़राब है लेकिन उसकी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन में हमने डोनर से क्या कलेक्ट कर लिया, ज़रा सोचिए, ओवम कलेक्ट कर लिया और उस फीमेल के अंदर, इनफर्टाइल फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ज़रा सोचिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, इस केस में फर्टिलाइजेशन सोच समझ के मुझे बताएं कहाँ पर होएगा, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या इनसाइड द बॉडी हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। इस केस में कहाँ पर, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। सो क्या मैं इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलूँगा या इन वीवो, तो याद रखना GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी एक यहाँ पर ट्रांसफ़र किसका कर रहे हैं, कोई जाइगोट का नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांसफ़र किसका कर रहे हैं, गैमेट का कर रहे हैं। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होएगा, बॉडी के अंदर होएगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, नॉट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब फोर्थ कंडीशन पे आइए। अब देखिए फोर्थ कंडीशन वापस से इन विट्रो हो गई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें क्या किया हमने, मान लेते हैं कपल है जिसमें मेल जो है वो इनफर्टाइल है लेकिन फीमेल जो थी वो कैसी थी, फर्टाइल थी। तो इस केस में हमने क्या किया, फीमेल से उसका क्या निकाला, ओवम निकाल लिया, ठीक है, और उस ओवम को बाहर लेबोरेटरी में लेकर आ गए। अब हमने क्या किया, किसी डोनर से स्पर्म लिया और उस स्पर्म को सीधा स्पर्म को नहीं डाला, फर्टिलाइजेशन नहीं कराया, हमने स्पर्म के न्यूक्लियस को लिया और सीधा सोचिए ओवम के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ज़रा सोचिए इसकी फुल फॉर्म में क्या आ रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें हम इंजेक्ट करेंगे किसको, स्पर्म के न्यूक्लियस को, किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो ज़रा सोचिए ये प्रोसेस भी कहाँ हो रही है, आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस भी कौन सी है आपकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पर। अब ज़रा सोचिए ICSI और ऊपर वाला जो IVF था उसमें फ़र्क क्या था। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन तो करा रहे हैं लेकिन हम इंजेक्शन की मदद लेकर सीधा स्पर्म के न्यूक्लियस को डाल रहे थे, किसके अंदर, ओवम के अंदर। इससे पिछले वाले केस में IVF में हम क्या कर रहे थे, स्पर्म ले रहे थे बहुत सारे और किसके अंदर डाल रहे थे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे थे, किसके पास में, ओवम के पास में, जिसमें से एक स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। वहाँ पर कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्लियर है। सो ये जो होता है बहुत कॉस्टली मेथड होता है, कौन सा, ICSI, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस केस में भी मान के चल लेते हैं एक फीमेल जो थी वो कैसी थी, फर्टाइल थी, लेकिन मेल जो है वो फर्टाइल नहीं है, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, एक आर्टिफिशियल डोनर लेंगे। उस डोनर से हम क्या कलेक्ट करेंगे, सीमन कलेक्ट करेंगे और उस सीमन को सीधा फीमेल की बॉडी में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ज़रा सोचिए फीमेल की बॉडी में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो इस केस में भी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होएगा, सोच समझ के मुझे बताएंगे, बॉडी के अंदर होएगा। यानी यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन कैसा होएगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कहीं वर्ड आ रहा है IUI, यानी हमने यूट्रस के अंदर क्या कर दिया, इंसेमिनेट कर दिया, किसको, सीमन को। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सीधा एक डोनर से सीमन कलेक्ट करते हैं और फीमेल की यूट्रस में क्या कर देते हैं, इंसेमिनेट कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड IUI। सो ये IUI जो है वो भी किस टाइप का मेथड हो गया, IVF नहीं हुआ, ये कैसा मेथड हो गया, यानी IVF नहीं हुआ। IVF का मतलब क्या था आपका,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होएगा, यहाँ पर कैसा होएगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होएगा, सीधा सीधा याद रखना। तो अब ज़रा सोचिए, ऊपर से लेकर नीचे तक के जो मेथड्स आपने देखे हैं उनमें से ऊपर ZIFT और IUT ये दो टाइप्स थे किसके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। GIFT और AI या मैं बोलूँगा आपका IUI, ये कैसे मेथड थे आपके बेटा जी, याद रखिएगा कैसे थे आपके, इन वीवो फर्टिलाइजेशन को शो कर रहे थे। जबकि ICSI ये भी एक तरीके का कैसा था आपका, इन विट्रो था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, इसको ढंग से रिवाइज करिएगा, ठीक है। सो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हुआ कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो हमारे कोर्स कंटेंट का है।